सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 27 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे दुखद खबर आती है। नहीं रहे श्री मनमोहन सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर और देखते हैं आज कौन से मुद्दों पे चर्चा की जा रही है। शुरू करने से पहले पढ़ेंगे आज के सुविचार। कभी भी जान नहीं पाएंगे कि आप कितने मजबूत हैं जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ही ना हो। बॉब मार्ले बहुत ही बड़े सिंगर हैं अफ्रीकन। आज का प्रथम संपादकीय है भूख और कुपोषण की चुनौतियां। जयंतीलाल भंडारी साहब कहते हैं, इन इन दिनों प्रकाशित हो रही कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में गरीब और कमज़ोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुफ्त खाना दिए जाने की गरीबी में कभी ज़रूर आ रही है, लेकिन इस प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना ज़रूरी है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अभी भी पीडीएस ने दिए जाने वाले खाद्यान्न सभी वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। पीडीएस के तहत पौष्टिक खाद्यान्न में वितरण की ज़रूरत है। अभी भी बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड है। इन चुनौतियों को दूर करने से ही भारत में जहां पीडीएस की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकेगी, वहीं आर्थिक कल्याण का नया अध्याय भी लिखा जा सकेगा। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अनाज का 28% लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए, पीडीएस सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बंद तो गया है, मगर इसका जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है आज तक सफ़र कर रहा है। आप देखिए, 28% आज भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। यानी सालाना करीब 2 करोड़ टन अनाज का पता ही नहीं चलता। अर्थव्यवस्था को इसी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वजह से सालाना करीब 59,000 करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान होता है। चालू वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्र सरकार का खाद्यान्न सब्सिडी बिल 2.5 लाख करोड़ रुपया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निसंदेह वर्ष 16 में राशन की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल पॉस मशीन की शुरुआत से लीकेज में कमी आई है। वर्ष 11-12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46% खाद्यान्न का पता नहीं चलता। ये सब डेटा गवर्नमेंट का है कि इतना लीकेजेस हैं जिसका बर्डन टैक्स पेयर उठा रहा है। देश भर में मौजूदा 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों में माध्यम से निःशुल्क खाद्य वितरण किया जाता है। खासतौर से सितंबर 13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पारित होने के साथ ही पीडीएस व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। यह अधिनियम देश की 70% आबादी को अपने दायरे में लाता है। यही बात है कि महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित वर्गों के पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज दिए जाने लगे हैं। तभी से लगातार अब तक केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत देश के 81.35 करोड़ लोग को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। इतनी बड़ी आबादी को, पॉपुलेशन को सरकार राशन दे रही है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित दुनिया में गरीबी संकट रिपोर्ट 24 में कहा गया है कि इस समय वैश्विक आबादी में करीब 70 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब, यानी 2.15 लाख डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही देश की प्रगति में अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए वैश्विक मान्यता के मानदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और पीडीएस की बहुआयामी गरीबी कम करने में अहम भूमिका रही है। वित्त वर्ष 2014 में देश की कई फीसद आबादी एमपीआई के हिसाब से गरीब थी। अब वित्त वर्ष 22-23 में सिर्फ 11.28% लोग एमपीआई के हिसाब से गरीब रह गए हैं। पिछले 10 वर्षों के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में बाहर आए हैं। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने लोकसभा की में विशेष चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने बीते 10 वर्षों में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए हैं, उसमें पीडीएस के माध्यम से जो प्रभावी रूप से निःशुल्क वितरित किए गए खाद्यान्न की अहम भूमिका भी है।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीडीएस माध्यम से निःशुल्क खाद्य वितरण जहां गरीबों को राहत दे रहा है, वहीं देश में असमानता में भी कमी आ रही है। फिर भी अभी भी कमज़ोर वर्ग तक निःशुल्क गेहूं और चावल के अलावा पोषणयुक्त शियन यानी मोटे अनाज या मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं। सरकार ने बोला कि मिलेट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे अब। निःशुल्क गेहूं और चावल के अलावा मोटे अनाज की पर्याप्त आपूर्ति ना होने से करोड़ों लोग पोषण सुरक्षा से वंचित रहे हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों को पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 में भारत 137 27 देशों में से 105 नंबर पे, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो रैंकिंग है वो 105 है, जो कि बहुत बुरी रैंकिंग है। इस साल 125 देशों में 111 स्थान पर थे और 22 में 121 देश में 107 स्थान पर थे। ये चिंता की बात है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट भी कहा गया है कि भारत में करीब 74% लोगों की पर्याप्त पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है। देश के कमज़ोर वर्ग में सभी लोगों तक और अधिक निःशुल्क खाद्यान्न चित्रण लाभार्थियों तक इसी की पहुँच और पोषण युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस मजबूत बनाना होगा। देखिए, पीडीएस को तो हमें बेहतर करना पड़ेगा, वरना इतना इतना जो लाभार्थी हैं उनको झेलना पड़ेगा, उससे बड़ा झेलना देश को पड़ेगा। जब सही तरीके से जो टैक्स पेयर के पैसों से खाद्यान्न पहुँचाया जाना चाहिए ज़रूरतमंदों को नहीं पहुँचेगा तो। ये असल में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर है, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत से कोचिंग भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स करती हैं, हमारे यहाँ से सिलेक्शन इतने हुए उतने हुए, इसको लेके अनएथिकल माना जाता है चीज़ें ये सब। युद्ध की आग हमास के हमले के बाद शुरू हुए इजरायली आक्रमण का खामियाजा फ़लस्तीन के हज़ारों नागरिक भुगत रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वह चरमपंथी समूहों पर हमले कर रहा है, लेकिन सच यह है कि इसकी चपेट में ज़्यादातर नागरिक ही आ रहे हैं। अब तक लगभग 45,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग घायल हो चुके हैं। इसराइल वहां मानवीय सहायता भी पहुंचाने नहीं दे रहा है। ऐसे में हमले से बचे लोग और ख़ासतौर पर बच्चे भुखमरी, रोग और ठंड के शिकार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों की शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। दुखद यह है कि हवाई हमलों के कारण आम लोगों के शरण लेने वाले शिविर भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। इसराइल के हवाई हमले में स्कूल, अस्पताल और नागरिक ठिकाने भी चपेट में आए हैं, जबकि इन जगहों पर हमला नहीं करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट निर्देश हैं। कुछ समय पहले एक धार्मिक स्थल पर सैन्य हमलों में 5 लोग मारे गए थे। उस समय वहाँ कई विस्थापित लोगों ने शरण लिया हुआ था। बुधवार को भी गाज़ा पट्टी में अस्पताल के बाहर हवाई हमले में 5 पत्रकारों की मौत हो गई। अब देखिए, युद्ध को तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, विश्व भी ये मानता है, मगर दो देशों के बीच शांति बनी रहनी चाहिए और इसका प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी करना चाहिए। कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी एक मध्यम मार्ग रास्ता निकालने में असफल रहे हैं। कृत्रिम मेधा के नैतिक उपयोग पर 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष में कृत्रिम मेधा के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के बारे में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को 8 सदस्यीय समिति गठन की घोषणा की है। आरबीआई ने बयान में कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य समिति के अध्यक्ष होंगे। एआई पे देखा जाएगा कैसे एआई को एथिकली यूज़ करा सके, एआई को पॉजिटिव यूज़ कर सकें। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। देखिए, चीन के साथ तो डिप्लोमेटिक संबंध बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं आने वाले समय में। अगर बांध बना दिया तो इससे ब्रह्मपुत्र को खतरा रहेगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2006 में एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की थी, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी पर जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करता है। भारत चीन के सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 18 दिसंबर को यही यहाँ हुई वार्ता में सीमा पार की नदियों के बारे में डेटा साझा करने का मुद्दा उठा था।
चीन के साथ तो चैलेंजेस रहने वाले आने वाले समय में भी, और ये चुनौती है भारत के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, वेबसाइट को विजिट करते रहिए और पढ़ाई को बढ़िया से करिए। थैंक यू।